यूं तो न्यूयॉर्क का यह बैंक हर रोज की तरह बिल्कुल शांत था, लेकिन किसी को खबर नहीं थी कि आज यहाँ इतिहास की सबसे बड़ी लूट होने वाली है। कहानी के केंद्र में है रसेल, जो कहने को तो एक इंसान है, पर असल में वो दुनिया का सबसे शातिर और दिमाग तेज चलाने वाला चोर है। अचानक बैंक के ठीक सामने एक वैन आकर रुकती है, जिसमें रसेल अपने 3 खतरनाक साथियों के साथ मौजूद है। इस चोरी को पूरी तरह परफेक्ट बनाने के लिए ये लोग आम कपड़ों के बजाय क्लीनर्स का सूट पहनते हैं, ताकि किसी को उन पर रत्ती भर भी शक न हो। जैसे ही ये चारों बैंक के अंदर कदम रखते हैं, वहाँ मौजूद लोग इन्हें मामूली कर्मचारी समझकर नजरअंदाज कर देते हैं। लेकिन तभी रसेल अपनी जेब से एक स्पेशल टॉर्च निकालता है और उसकी लाइट सीधे सिक्योरिटी कैमरों पर मारता है, जिससे एक एक करके बैंक की सारी तीसरी आंखें अंधी हो जाती हैं। जैसे ही कैमरे बंद होते हैं, ठीक उसी पल ये लोग अपने चेहरे पर मास्क चढ़ा लेते हैं और अपनी लोडेड गन्स बाहर निकाल लेते हैं। खौफ पैदा करने के लिए ये पूरे बैंक में स्मोक बम फैला देते हैं, जिससे वहाँ चीख पुकार मच जाती है। इससे पहले कि कोई कुछ समझ पाता, रसेल और उसकी टीम गन की नोक पर सबको जमीन पर लेटने पर मजबूर कर देती है। अब बैंक का पूरा कंट्रोल रसेल के हाथ में था, लेकिन तभी एक गड़बड़ हो जाती है। धुआं ज्यादा होने की वजह से थोड़ा स्मोक बैंक के गेट से बाहर निकलने लगता है, जिसे बाहर खड़ा एक सिक्योरिटी गार्ड देख लेता है। जैसे ही वो गार्ड अंदर झांकने की कोशिश करता है, ठीक उसी वक्त रसेल गेट पर आकर उस पर गन तान देता है। वो उसे 2 टूक शब्दों में चेतावनी देता है कि अंदर दर्जनों लोग उनकी कैद में हैं, और अगर पुलिस ने अंदर कदम रखने की हिमाकत की तो वो एक एक करके सबको मौत के घाट उतार देगा। इतना कहकर रसेल धौंस के साथ दरवाजा बंद कर देता है। घबराया हुआ गार्ड तुरंत हेडक्वार्टर इन्फॉर्म करता है, और देखते ही देखते यह खबर पूरे न्यूयॉर्क में आग की तरह फैल जाती है। कुछ ही मिनटों के अंदर वहाँ पुलिस की एक ऐसी भारी भरकम फौज पहुंच जाती है, जिसने पूरे इलाके को घेर लिया था। अब मुकाबला रसेल के दिमाग और पुलिस की बंदूकों के बीच था। तो स्वागत है आपका एक और शानदार वीडियो में। आप देख रहे हैं ज़ोरिक्स मूवीज। बाहर पुलिस का पहरा सख्त होता जा रहा था और उन्होंने बैंक को चारों तरफ से घेर लिया था, लेकिन चाहकर भी कोई ऑफिसर अंदर कदम रखने की हिम्मत नहीं जुटा पा रहा था। इसकी वजह थी रसेल की वो खौफनाक धमकी, जिसमें उसने साफ कर दिया था कि अगर पुलिस की एक परछाई भी अंदर दिखी तो बैंक लाशों के ढेर में तब्दील हो जाएगा। वहीं बैंक के अंदर रसेल और उसके साथी किसी बड़ी साजिश को अंजाम देने में जुटे थे। उन्होंने सभी बंधकों को एक कतार में खड़ा कर दिया और एक एक करके उनके मोबाइल फोन जब्त करने लगे। मगर तभी रसेल की नजरों से कुछ चूक गया। बैंक मैनेजर का मोबाइल फोन कहीं गायब था। जब रसेल ने कड़क आवाज में पूछा, तुम्हारा फोन कहाँ है, तो मैनेजर ने बड़ी मासूमियत से झूठ बोल दिया कि वो अपना फोन घर भूल आया है। रसेल ने उसे आखिरी चेतावनी देते हुए कहा, अगर मैंने फोन ढूंढ निकाला तो तुम दोबारा अपने पैरों पर खड़े होने लायक नहीं बचोगे। मैनेजर अपनी बात पर अड़ा रहा, लेकिन रसेल जैसा शातिर खिलाड़ी इतनी आसानी से हार मानने वाला नहीं था। उसने बाकी लोगों के फोन चेक किए और जैसे ही मैनेजर का नंबर डायल किया, ठीक उसी पल दरवाजे के पीछे से रिंगटोन गूंज उठी। मैनेजर की यह चालाकी रसेल के गुस्से को 7वें आसमान पर ले गई। अगले ही पल रसेल उसे घसीटते हुए एक कमरे में ले गया और वहाँ से मैनेजर की चीखें बाहर आने लगी। यह नजारा देख बैंक में मौजूद हर इंसान के पसीने छूट गए। उन्हें समझ आ चुका था कि रसेल से टकराने का मतलब है मौत को दावत देना। दूसरी तरफ कहानी में एंट्री होती है डिटेक्टिव कीट की। कीट ईमानदार तो है, पर उसकी किस्मत फिलहाल उसका साथ नहीं दे रही। उस पर $1.5 लाख की चोरी का झूठा आरोप लगा है। तभी उसका सीनियर उसे बैंक डकैती की खबर देता है। कीट को लगा कि अपनी बेगुनाही साबित करने और खोई हुई इज्जत वापस पाने का इससे अच्छा मौका नहीं मिलेगा, इसलिए बिना वक्त गंवाए वो सीधा बैंक की तरफ निकल पड़ता है। लेकिन जैसे ही यह खबर बैंक के मालिक आर्थर तक पहुंची, उसका रिएक्शन हैरान करने वाला था। एक अरबपति होने के नाते उसे पैसों के लुटने का कोई दुख नहीं था। उसने बड़े इत्मीनान से पूछा, लूट किस ब्रांच में हुई है। जैसे ही असिस्टेंट ने वॉल स्ट्रीट ब्रांच का नाम लिया, ठीक उसी पल आर्थर के चेहरे की हवाइयां उड़ गईं। ये साफ था कि उस बैंक के लॉकर में पैसों से भी कीमती कुछ ऐसा छिपा है, जिसका राज खुलते ही तबाही मच सकती थी। घबराया हुआ आर्थर तुरंत मदद के लिए मैडलिन नाम की एक रहस्यमयी औरत से मिलता है। मैडलिन कोई आम औरत नहीं, बल्कि दिमाग से खेलने वाली एक ऐसी खिलाड़ी है जो बड़े से बड़े काम को अपनी बातों के जाल से हल कर देती है, बशर्ते उसे मोटी रकम दी जाए। आर्थर मैडलिन के सामने पैसों का ढेर लगाने को तैयार था, लेकिन उसकी शर्त बड़ी अजीब थी। उसने बताया कि उसी बैंक के वॉल्ट में एक सेफ डिपॉजिट बॉक्स नंबर 392 मौजूद है, जिसमें उसका कुछ ऐसा कीमती सामान है जिसे वो किसी भी हाल में दुनिया की नजरों
नजरों से बचाना चाहता था। आर्थर ने साफ कर दिया कि वो बॉक्स किसी और के हाथ नहीं लगना चाहिए। जैसे ही मैडलिन ने खतरे की बात पूछी, आर्थर का जवाब और भी रहस्यमयी था। उसने कहा, इस बॉक्स में जो है वो तुम्हारे पैदा होने से भी पुराना है और इससे मेरे अलावा किसी और को कोई नुकसान नहीं होगा। मैडलिन उसकी आंखों में छिपे डर को भांप गई। उसे समझ आ गया कि आर्थर ने सालों पहले कुछ ऐसा संगीन गुनाह किया है जिसका सबूत आज भी उस बॉक्स में दफन है। दूसरी तरफ बैंक के अंदर रसेल और उसकी टीम अपनी चालें चल रहे थे। अपनी असली पहचान छिपाने के लिए उन्होंने एक दूसरे के फर्जी नाम स्टीव, स्टीवी और स्टीवो रखे थे। तभी रसेल एक ऐसा हुक्म सुनाता है जिससे सबके होश उड़ जाते हैं। वो सभी बंधकों को कपड़े उतारने और एक जैसे नए कपड़े और मास्क पहनने को कहता है। ठीक उसी पल ये चारों लुटेरे भी वही कपड़े पहन लेते हैं। रसेल का दिमाग बड़ी तेजी से चल रहा था। अब बैंक के अंदर हर शख्स एक जैसा दिख रहा था, ताकि अगर पुलिस अंदर घुसे भी तो वो चोर और आम इंसान के बीच फर्क न कर सके। इसके बाद रसेल अपने साथियों को लेकर एक स्टोर रूम में पहुंचता है और वहां की दीवारें देखकर बस इतना ही कहता है, ये जगह बिल्कुल परफेक्ट है। अगले ही पल ये लोग वहां खुदाई का काम शुरू कर देते हैं। बाहर डिटेक्टिव कीथ कंट्रोल रूम में बैठकर सीसीटीवी खंगालने की कोशिश कर रहा था, लेकिन स्क्रीन पर सिर्फ अंधेरा था क्योंकि रसेल पहले ही कैमरों का काम तमाम कर चुका था। तभी बैंक का दरवाजा खुलता है और एक बंधक को बाहर धकेला जाता है। उस आदमी की आंखों पर पट्टी थी, हाथ बंधे थे और गले में एक भारी सूटकेस लटका था। जैसे ही पुलिस ने उसकी आंखों की पट्टी खोली, उसकी लंबी दाढ़ी देख सबके पसीने छूट गए। पुलिस को लगा कि सूटकेस में कोई बम होगा, लेकिन जैसे ही उसे खोला गया, अंदर से मौत का फरमान निकला। रसेल का मैसेज साफ था कि रात के 9 बजे तक उन्हें 2 बसें और एक फुल फ्यूल वाला जेट प्लेन तैयार चाहिए। अगर मांग पूरी नहीं हुई तो 9 बजे के बाद हर एक घंटे में एक लाश बैंक से बाहर आएगी और उसका जिम्मेदार सिर्फ पुलिस विभाग होगा। वक्त तेजी से फिसल रहा था और अब पुलिस के पास सोचने के लिए सिर्फ चंद घंटे बचे थे। तभी हम बैंक के अंधेरे बेसमेंट का मंजर देखते हैं, जहां सभी बंधकों को एक कमरे में भेड़ बकरियों की तरह ठूंस दिया गया था। इसी दम घोंटू माहौल में एक लड़का हिम्मत दिखाता है और अपना मास्क उतार फेंकता है। उसका कहना था कि इस नकाब में घुटकर मरने से अच्छा है कि वो गोली खा ले। उसे समझ आ चुका था कि इन लुटेरों ने सबको एक जैसे कपड़े सिर्फ इसलिए पहनाए हैं ताकि पुलिस की कार्रवाई के वक्त असली गुनहगारों की जगह बेगुनाह मारे जाएं। वो लड़का पागलों की तरह शोर मचाना शुरू कर देता है और जैसे ही उसकी आवाज रसेल के कानों तक पहुंचती है, रसेल बिजली की तेजी से वहां आता है और उसे घसीटते हुए दूसरे कमरे में ले जाकर बेरहमी से पीटना शुरू कर देता है। बाहर कंट्रोल रूम में बैठा डिटेक्टिव कीथ बुरी तरह छटपटा रहा था। उसे समझ नहीं आ रहा था कि इन शातिर दिमागों को जाल में कैसे फंसाया जाए। ठीक उसी वक्त रसेल का एक मैसेज पुलिस के पास पहुंचता है, जिसमें वो भूख का हवाला देकर खाने की मांग करता है। ये सुनते ही कीट के चेहरे पर एक चमक आ जाती है। उसके दिमाग में एक मास्टर प्लान कौंधता है कि क्यों न खाने के बहाने बैंक के अंदर एक जासूसी चिप यानी माइक्रो ट्रांसमीटर भेज दिया जाए। कीट ने जानबूझकर पिज्जा ऑर्डर किया क्योंकि उसे पता था कि पिज्जा खाने के लिए सबको एक जगह इकट्ठा होना ही पड़ेगा। पुलिस ने पिज्जा बॉक्स में ट्रांसमीटर फिट किया और उसे अंदर भिजवा दिया। अब पूरा कंट्रोल रूम सन्नाटे में हेडफोन लगाए बैठा था, यह सुनने के लिए कि आखिर अंदर चल क्या रहा है। जैसे ही रिकॉर्डिंग शुरू हुई, पुलिस के होश उड़ गए। अंदर रॉबर्स किसी ऐसी अनजान भाषा में बात कर रहे थे जिसे पहचानना नामुमकिन था। कीट हार नहीं मानता और उस रिकॉर्डिंग को बाहर लगे बड़े स्पीकर्स पर बजवा देता है। तभी भीड़ में से एक औरत चिल्लाकर कहती है कि वो इस भाषा को जानती है। उसे तुरंत अंदर लाया जाता है, लेकिन पूरी बात सुनते ही वो औरत ठहाके मारकर हंसने लगती है। उसने खुलासा किया कि यह कोई बातचीत नहीं बल्कि अल्बेनिया के पूर्व राष्ट्रपति की एक पुरानी रिकॉर्डेड स्पीच है। रसेल पुलिस की चाल को पहले ही भांप चुका था और उसने ट्रांसमीटर के सामने टेप चलाकर पूरी पुलिस फोर्स को एक झटके में बेवकूफ बना दिया। इसी घमाघमी के बीच एंट्री होती है मैडलिन की, जो न्यूयॉर्क के मेयर के साथ कीथ से मिलने पहुंचती है। मेयर कीथ पर दबाव डालता है कि वो मैडलिन की बात रॉबर्ट्स के लीडर से करवाए, पर कीथ अपनी जिद पर अड़ा था। मगर जैसे ही मैडलिन ने उसके ऊपर चल रहे $1.5 लाख की चोरी के केस का जिक्र किया, कीथ के पास समझौता करने के अलावा कोई रास्ता नहीं बचा। कीथ फोन लगाता है और रसेल कॉल उठा लेता है। मैडलिन उसे ऑफर देती है कि वो उसे बैंक की लूट से कहीं ज्यादा रकम दिला सकती है, बस उसे बैंक के अंदर जाकर एक सेफ डिपॉजिट बॉक्स से कुछ सामान निकालना है। रसेल उसे अंदर आने की इजाजत दे देता है। चंद मिनटों बाद रसेल और मैडलिन आमने सामने थे। मैडलिन उसे सरेंडर करने के बदले $20 लाख और कम सजा का वादा करती है, लेकिन तभी रसेल एक ऐसा पत्ता फेंकता है कि मैडलिन के पैरों तले जमीन खिसक जाती है। रसेल उससे पूछता है
कि क्या तुम लॉकर नंबर 392 की बात कर रही हो। जब मैडलिन हकबका जाती है तब रसेल उसे एक ऐसी खौफनाक कहानी सुनाता है जो दूसरे विश्व युद्ध से जुड़ी थी। उसने बताया कि कैसे एक गद्दार अमेरिकी ने नाजी सैनिकों का साथ देकर मासूमों के खून से दौलत कमाई और आज वो आलीशान जिंदगी जी रहा है। रसेल ने कुछ पुराने दस्तावेज दिखाते हुए साफ कर दिया कि ये वही सबूत हैं जो उस लॉकर में दफन थे। अब रसेल के पास उस अमीर आदमी की बर्बादी का सारा सामान था। उसने मैडलिन को खाली हाथ लौटाते हुए चेतावनी दी कि अगर वो पकड़ा गया तो उस आदमी का असली चेहरा पूरी दुनिया के सामने आ जाएगा। मैडलिन समझ चुकी थी कि रसेल कोई मामूली चोर नहीं बल्कि एक ऐसा खिलाड़ी है जिसने शतरंज की पूरी बाजी ही पलट दी है। वो हार मानकर बैंक से बाहर निकल आती है। जैसे ही मैडलिन बाहर आती है, डिटेक्टिव कीट उससे सवाल करता है कि आखिर रसेल से उसकी क्या बात हुई, लेकिन मैडलिन एक पत्थर की तरह खामोश रहती है और बिना कुछ कहे वहां से निकल जाती है। इधर बैंक के अंदर रसेल अपनी शतरंज की बिछाई हुई बाजी का अगला हिस्सा शुरू करता है। उसकी साथी स्टीवी एक कमरे में घुसती है और वहां से 4 बंधकों को जबरन उठाकर एक अलग केबिन में बंद कर देती है। बाहर आने के बाद स्टीवी खुद जोर जोर से चिल्लाने लगती है और तभी उसका दूसरा साथी आकर उसे भी उन्हीं बंधकों के साथ केबिन में धकेल देता है। दरअसल ये रसेल का सबसे खतरनाक पैंतरा था। चोर अब खुद को बंधकों की भीड़ में इस तरह मिक्स कर रहे थे कि दुनिया का कोई भी कैमरा उन्हें पहचान नहीं सकता था। और ठीक उसी वक्त वो गहरा गड्ढा खोदने का काम भी पूरा हो जाता है। बाहर डिटेक्टिव कीट के पास वक्त खत्म हो रहा था। रात के 9 बज चुके थे, लेकिन पुलिस ने चोरों की कोई मांग पूरी नहीं की थी। तभी रसेल का फोन आता है जो बातों ही बातों में कीट को पहेलियों में उलझा देता है। कीट को तुरंत एहसास होता है कि रसेल सिर्फ वक्त बर्बाद कर रहा है ताकि उसका असली प्लान पीछे से पूरा हो सके। कीट अब सीधे एक्शन लेने का फैसला करता है। वो रसेल को कॉल करके झूठ बोलता है कि हमने तुम्हारी सारी डिमांड्स पूरी कर दी हैं, बस मैं ये चेक करने के लिए अंदर आऊंगा कि सभी लोग सुरक्षित हैं या नहीं। रसेल उसे इजाजत दे देता है। बैंक के अंदर कदम रखते ही कीट का सिर चकरा जाता है। हर तरफ एक जैसे कपड़े और एक जैसे मास्क। वहाँ चोर और बेगुनाह के बीच की दीवार पूरी तरह खत्म हो चुकी थी। जब कीट आखिरी कमरे में पहुँचता है तो वहाँ 3 लोग बिना मास्क के बुरी तरह डरे हुए बैठे थे। रसेल बताता है कि ये वो जिद्दी लोग हैं जो बात नहीं मानते। बाहर निकलते वक्त कीट मजाक में अपनी शादी और पैसों की तंगी की बात करता है, लेकिन अचानक वह रसेल को एक जोरदार लात मारकर सीढ़ियों से नीचे गिरा देता है। जैसे ही वह रसेल का नकाब उतारने वाला होता है तभी एक दूसरा लुटेरा गन लेकर वहां पहुंच जाता है। लेकिन हैरानी की बात यह थी कि उन्होंने कीट को कुछ नहीं किया और उसे बाहर छोड़ दिया। कीट समझ गया कि रसेल कोई आम चोर नहीं है। वह कानून की हर उस बारीक कड़ी को जानता है जिसकी वजह से पुलिस बेबस थी। लेकिन तभी माहौल तबाह हो जाता है। कीट की उस लात का बदला लेने के लिए रसेल एक आदमी को छत पर ले जाकर कैमरे के सामने सरेआम गोली मार देता है। कीट को लगता है कि लुटेरों ने गुस्से में बड़ी गलती कर दी है और वो पुलिस की एक टीम को बैंक के अंदर हमला करने का आदेश देता है। मगर तभी उसके जहन में एक खौफनाक ख्याल आता है, रसेल जैसा शातिर खिलाड़ी ऐसी बचकानी गलती कैसे कर सकता है। अचानक कीट को उस पहले दाढ़ी वाले लड़के के सूटकेस की याद आती है। जब वह उस सूटकेस को फिर से चेक करता है तो उसके अंदर एक छिपा हुआ ट्रांसमीटर मिलता है। कीट के पैरों तले जमीन खिसक जाती है। पुलिस की हर एक बात, हर एक प्लानिंग और हर एक मूव चोर पहले से ही सुन रहे थे। कीट चीखकर ऑफिसर को वापस आने को कहता है, लेकिन ऑफिसर जिद पर अड़ा रहता है और बैंक के अंदर घुसने की कोशिश करता है। ठीक उसी पल रसेल बैंक के अंदर स्मोक बम फोड़ता है और गेट खोलकर सभी बंधकों को बाहर भागने का हुक्म देता है। बाहर का नजारा किसी डरावने सपने जैसा था। बैंक से 100 से ज्यादा लोग एक जैसे कपड़ों और मास्क में भागते हुए बाहर निकलते हैं। पुलिस की बंदूकें तनी हुई थीं, लेकिन वो यह तय नहीं कर पा रहे थे कि गोली किस पर चलाएं। पुलिस की एक टीम पागलों की तरह बैंक के अंदर एक एक कोना छान मारती है, लेकिन वहाँ चोरों का नामो निशान तक नहीं था। हैरानी की बात तो ये थी कि रसेल के तीनों साथी भीड़ के साथ बाहर आ चुके थे, लेकिन रसेल उनमें कहीं नहीं था। जैसे ही धुआं छंटा, रसेल किसी परछाई की तरह गायब हो चुका था। पुलिस के सामने अब सबसे बड़ी चुनौती यह थी कि वे उन एक जैसे दिखने वाले लोगों में से असली गुनहगारों को कैसे पहचाने। हालांकि पुलिस ने सभी को हिरासत में लेकर बस में बैठा दिया था, लेकिन उनके पास किसी के खिलाफ कोई ठोस सबूत नहीं था। जब पुलिस बैंक की मुख्य तिजोरी के पास पहुंची तो वहां का नजारा देखकर उनके होश उड़ गए। बैंक का एक एक रुपया अपनी जगह पर सलामत था। लुटेरों ने एक पैसा भी हाथ नहीं लगाया था। यही नहीं, जो हथियार उन्होंने इस्तेमाल किए थे वे भी महज प्लास्टिक के खिलौने निकले। यहाँ तक कि छत पर जिस आदमी को गोली मारी गई थी वो भी सिर्फ लाल रंग और ड्रामे का हिस्सा था। पुलिस ने पूरा बैंक छान मारा, लेकिन उन्हें न तो लुटेरे मिले और न ही वो गड्ढा जिसे वे शुरुआत से खोद रहे थे। डिटेक्टिव कीट बुरी तरह उलझ चुका था। उसे यकीन था कि मास्टरमाइंड रसेल उन लोगों के बीच नहीं है, क्योंकि कीट ने उसकी कद काठी और आवाज को अच्छे से पहचान लिया था। रसेल ने इस खेल को इतनी सफाई से अंजाम दिया था कि पुलिस सब कुछ जानते हुए भी बेबस थी। आपको याद होगा वो लड़का
लड़का जिसने सबके सामने अपना मास्क उतारा था और रसेल ने उसे बुरी तरह पीटा था, दरअसल वो रसेल का ही साथी था। उसने ये सारा ड्रामा सिर्फ इसलिए किया था ताकि बंधकों को यकीन हो जाए कि वो भी उन्हीं में से एक है। पुलिस की पूछताछ के दौरान एक लड़की ने भी उसके पक्ष में गवाही दी, जिससे पुलिस ने उसे बेगुनाह समझकर छोड़ दिया। यही हाल रसेल की साथी स्टीवी का भी हुआ। उसने जिस तरह से केबिन के अंदर 4 लोगों को बंद किया और फिर खुद को पीड़ित दिखाया, उसने पुलिस के शक को पूरी तरह खत्म कर दिया। यहाँ तक कि रसेल के तीसरे साथी को तो खुद डिटेक्टिव ने बिना मास्क के डरी हुई हालत में देखा था। ठीक उसी पल रसेल की योजना सफल हो गई। कीट ने अपनी आंखों से देखे हुए धोखे पर यकीन कर लिया और तीनों लुटेरों को खुद अपनी मर्जी से जाने दिया। कुछ देर बाद जब डिटेक्टिव का सीनियर वहाँ पहुँचा तो उसने साफ कह दिया कि यह एक परफेक्ट प्लान था। चूंकि न कोई खून हुआ था और न ही कोई पैसा चोरी, इसलिए पुलिस ने केस बंद करने का फैसला कर लिया। लेकिन डिटेक्टिव कीट इतनी आसानी से हार मानने वालों में से नहीं था। उसने जब बैंक के कागजातों की गहराई से जांच की तो उसे एक चौंकाने वाला सच पता चला। बैंक के रिकॉर्ड में सभी लॉकर्स का हिसाब था, लेकिन लॉकर नंबर 392 का कोई नामो निशान नहीं था। कीट समझ गया कि रसेल को नोटों की गड्डियों में कोई दिलचस्पी नहीं थी। उसने तो सिर्फ उस गुप्त लॉकर में रखे उस बेशकीमती और रहस्यमयी सामान को चुराने के लिए यह पूरा खेल रचा था। दूसरी ओर बैंक के मालिक आर्थर के पास मैडलिन पहुंचती है और उसे एक कड़वा सच बताती है। मैडलिन के मुताबिक वे दस्तावेज अब लुटेरों के कब्जे में हैं और उन्होंने इसे एक इंश्योरेंस की तरह अपने पास रखा है ताकि अगर भविष्य में वे कभी पकड़े जाएं तो आर्थर को उन्हें छुड़ाने के लिए मजबूर किया जा सके। मैडलिन इतनी नादान नहीं थी। उसे पता था कि चोरों ने सिर्फ कागजों के लिए इतना बड़ा जोखिम नहीं उठाया। उसने आर्थर को बेनकाब करते हुए कहा कि उस लॉकर में बेशकीमती हीरे भी थे। आर्थर हार मान लेता है और एक और खौफनाक राज खोलता है। उन हीरों के साथ वहाँ एक ऐसी अंगूठी भी थी जो पेरिस के एक बड़े बैंकर की पत्नी की थी। वर्ल्ड वॉर 2 के दौरान आर्थर ने चंद पैसों की खातिर अपने दोस्त के पूरे परिवार को नाजियों के हवाले कर दिया था। आर्थर चुप रहने की कीमत के तौर पर मैडलिन को एक मोटा चेक थमाता है, लेकिन उसे अंदाजा नहीं था कि खेल अभी खत्म नहीं हुआ है। एक हफ्ता बीत जाता है। दुनिया को लग रहा था कि रसेल गायब हो चुका है, लेकिन हैरानी की बात तो यह थी कि वो कहीं गया ही नहीं था। वो अभी भी उसी बैंक के अंदर था। आपको रसेल का वो परफेक्ट स्टोर रूम याद होगा। रसेल और उसकी टीम ने बड़ी चालाकी से अलमारियों को आगे खिसकाकर पीछे एक गुप्त जगह बना ली थी। वहाँ खोदा गया गड्ढा कोई सुरंग नहीं, बल्कि एक हफ्ते तक रसेल के वहाँ छिपे रहने का इंतजाम था। जैसे ही एक हफ्ता पूरा होता है, रसेल हीरों से भरा बैग लेकर बेहद इत्मीनान से बाहर निकलने लगता है। ठीक उसी पल डिटेक्टिव कीट भी बैंक में दाखिल हो रहा होता है। रसेल के साथियों ने उसे पहले ही अलर्ट कर दिया था। रसेल ने अपना वादा निभाया। वो जानबूझकर कीट से टकराया और उसी के सामने से उसी मैन गेट से बाहर निकल गया। रसेल अब करोड़पति बन चुका था, क्योंकि वे हीरे किसी रिकॉर्ड में थे ही नहीं। जब डिटेक्टिव कीट खाली हो चुके लॉकर नंबर 392 को खोलता है तो उसे वहाँ एक चिंगम और वही पुरानी अंगूठी मिलती है, साथ ही एक छोटा सा मैसेज की रिंग का पीछा करो। कीट समझ जाता है कि रसेल चाहता है कि वो इस अंगूठी के जरिए आर्थर के पापों का अंत करे। कीट सीधा आर्थर के पास पहुंचता है और उस अंगूठी को मेज पर पटकते हुए उसे अंजाम भुगतने की चुनौती देता है। इतना ही नहीं, कीट मैडलिन और मेयर को भी नहीं छोड़ता। उसे पता था कि ये सब एक ही थाली के चट्टे बट्टे हैं। वो उन्हें वॉर क्राइम डिपार्टमेंट का नंबर थमाते हुए धमकी देता है कि अगर उन्होंने आर्थर के खिलाफ गवाही नहीं दी तो वो उन दोनों को भी बैंक रॉबरी की साजिश में शामिल बताकर सलाखों के पीछे भेज देगा। कहानी के आखिरी सीन में कीट अपने घर पहुंचता है। जब वो अपनी कोट की जेब में हाथ डालता है तो उसके हाथ एक चमकता हुआ हीरा लगता है। ठीक उसी पल उसे याद आता है कि बैंक के बाहर टकराने वाला वो शख्स कोई और नहीं बल्कि रसेल था। रसेल ने उस हीरे के जरिए अपना वादा भी पूरा किया और कीट को उसकी शादी के लिए वो पैसे भी दे दिए जिसकी उसे तलाश थी। कीट उस हीरे को देखकर मुस्कुरा उठता है और इसी के साथ एक परफेक्ट बैंक रॉबरी की यह दास्तान खत्म हो जाती है। अगर आपको यह कहानी और हमारा नरेशन स्टाइल पसंद आया तो चैनल को सब्सक्राइब करना और वीडियो को लाइक करना बिल्कुल न भूलें।